हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या मार्केट में बड़ा खेला होने जा रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही आईटी सेक्टर में जो ये सडनली बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, इसके क्या मायने हैं, क्या बड़ी रिवाइवल के इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं कि मार्केट में बड़ा खेला होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की और नए एलिगेशंस लगवाए। वो एलिगेशंस सही हैं या गलत हैं, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। ये तो जो भी आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी उसी में पाक साफ होगा। तो हिंडनबर्ग के काम करने के तरीके को आइए पहले समझते हैं। तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, वो शॉर्ट करता है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि पहले वो शॉर्ट पोजीशंस को बनाते हैं और फिर उसके बाद उस कंपनी के से रिलेटेड एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। और उनकी खासियत है कि उन्हीं कंपनीज को अपने शॉर्ट सेलिंग का टारगेट बनाते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि बबल है या किसी तरीके का मैनिपुलेशंस हैं। और हमारे सिर्फ अदानी के स्टॉक्स को ही उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं है कि टारगेट किया है, यूएसए की भी कई नामी गिरामी कंपनीज को वहाँ पे टारगेट किया है। तो ये उनके काम करने का तरीका है। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या ये इलीगल है। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पूरी तरीके से लीगल है, और अगर आप इसे लीगल तरीके से करते हैं, कायदे कानून के साथ करते हैं, तो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से जो भी एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कभी ना कभी शॉर्ट सेलिंग की है, मैंने भी की है। तो शॉर्ट सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात कि क्या किसी कंपनी पर इस तरीके के इल्ज़ामात लगाना, क्या वो गलत है। तो देखिए दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा कि पेटीएम के ऊपर बड़े एक्शंस लिए गए, इल्ज़ाम लगाए गए और उनका स्टॉक प्राइस जो पूरी तरीके से क्रैश हो गया। इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें कुछ निकला कुछ नहीं निकला, आई एम नॉट टू श्योर कि क्या उसमें सही है क्या गलत है, लेकिन उनके स्टॉक प्राइस जो है 60-70% गिर गए। तो क्या आप इसे गलत मानेंगे? तो अगर आप ये कहते हैं कि कोई विदेशी कंपनी को ये हक नहीं है कि दूसरे देश की किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो भी सही बात नहीं है। पहली बात तो ये कि अदानी की कई इंस्ट्रूमेंट्स, कई बॉन्ड्स यूएसए में भी ट्रेड होते हैं, तो अदानी को ये कहना कि वो इंडियन कंपनी है शायद सही नहीं होगा। और क्या एक फॉरेन का जर्नलिस्ट किसी और कंट्री के नेटिव कंपनी के बारे में क्या कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कोई उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें तो पनामा पेपर्स अभी रिसेंटली ही दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट ने दुनिया भर के कंपनीज़ के ऊपर और उनके ओनर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था। अगर आप बोफोर्स कांड को देखें तो वहाँ पर भी जो एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने ही उस स्टोरी को ब्रेक किया था, जिसकी वजह से जो इतना बड़ा इशू बना। और मुझे नहीं याद आता कि कभी ये कहा गया कि ये हमारे देश पर अटैक है। तो इल्ज़ाम कोई भी किसी पर लगा सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं तो आप मानहानि का दावा ठोकिए, यूएसए की कोर्ट में जाकर केस करिए। आपकी कंपनी वहाँ पर भी ट्रेड होती है, आपका वहाँ पर भी आई एम श्योर बिजनेस होता होगा, तो आपके पास पैसा है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, आप कर सकते हैं। तो जो भी शॉर्ट सेलिंग के लिए किया गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इलीगल है। हाँ, अब ये जांच के बाद ही आएगा, और अगर आपको लगता है तो आप यू आर फ्री टू टेक इट लीगली। तो हिंडनबर्ग के काम करने का ये तरीका है कि पहले वो शॉर्ट करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशंस को पब्लिक डोमेन पर रखते हैं। और मकसद उनका एक ही है जो कि हर शॉर्ट सेलर का होता है। हर शॉर्ट सेलर चाहता है कि स्टॉक का प्राइस गिरे, लेकिन अगर वो स्टॉक मैनिपुलेशन करके स्टॉक को गिराता है तो वो इलीगल होता है। अदरवाइज अगर वो अपनी पोजीशन बनाकर बैठ जाता है और कुछ नहीं करता है तो उसे इलीगल नहीं कहा जा सकता, जहां तक कि जितनी भी मेरी समझ है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है तो ज़रूर अपना व्यू शेयर करिए और मुझे करेक्ट करिए। तो अब आइए बात करते हैं टाइमिंग की। तो उन्होंने इसी वक्त ही क्यों चुना रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए? दोस्तों,
जब पिछले बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अदानी से रिलेटेड, उस वक्त अब अदानी का एक बड़ा एफपीओ आने वाला था 20,000 करोड़ का, और उस रिपोर्ट के आने के बाद उस एफपीओ को कैंसिल करना पड़ा। और इसके बाद जो हमने देखा कि मार्केट में क्या हुआ, तो उस वक्त भी एफपीओ आने से पहले ही हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया था। पर्पस क्या था कि जैसे ही ये एफपीओ कैंसिल होगा तो वहाँ पे यूएसए के बॉन्ड्स जो हैं, जो अदानी के बॉन्ड्स यूएसए में ट्रेड होते हैं, उनका प्राइस गिरेगा। तो पिछले बार उन्होंने अदानी के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं किया था इंडियन मार्केट्स में, और अदानी के स्टॉक्स को कभी भी वो इंडियन मार्केट्स में शॉर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने यूएसए में जो अदानी के बॉन्ड्स को शॉर्ट किया था, साथ ही कुछ स्पेशल नॉन इंडियन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी शॉर्ट किया था। तो वो इंडियन मार्केट में उन्होंने किसी तरीके की शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाई थी। और इस बार उन्होंने ये टाइमिंग क्यों चूज किया? क्योंकि दोस्तों अदानी के दो इश्यूज आने वाले हैं। पहला, एक छोटा करीब 500-600 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आने वाला है, और सितंबर में उनका 16,600 करोड़ का QIP आने वाला है, और यही हिंडनबर्ग का टारगेट है। तो वो चाहते हैं कि पिछले बार जैसे ये इश्यूज कैंसिल हुए थे इस बार भी हो। तो जब ऐसा होगा तो अगर उन्होंने यूएसए में अदानी के बॉन्ड्स को शॉर्ट किया है तो वहां पर उनको फायदा मिलेगा। तो यहां पर जो मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है, सोच है, उनका टारगेट इंडियन मार्केट नहीं है, उनका टारगेट अदानी ग्रुप की कंपनीज और उनके स्टॉक्स हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि वो हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं, मार्केट को डिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं, मुझे इस आर्गुमेंट में दाम नहीं लगता है। उनका टारगेट बहुत क्लियर है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही वो टारगेट कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए, जिसे अभी तक हम जो है इलीगल नहीं कह सकते। और अगर इलीगल है तो आई एम श्योर कि हमारा देश का कानून जो है उनके अगेंस्ट में एक्शन लेगा, और अदानी ग्रुप की जो है यूएसए में जाकर उसके ऊपर में लीगल एक्शंस लेगा। दूसरी बात जो सोचने वाली है, जो उन्होंने एविडेंसेस शेयर किए हैं, वो एविडेंसेस उनको कहाँ से मिले? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर के ही, हमारे देश के ही कुछ लोगों ने उन्हें ये अवेलेबल करवाया है। अदरवाइज देखिए, हिंडनबर्ग का तो जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में कोई ऑफिस भी नहीं है, तो उनके पास इतने रिसोर्सेस कहाँ से आ गए कि इस तरीके के वो एविडेंस जो वो ले सकें? तो ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ और भी लोग हिडन रूप से काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ के भी ऐसे लोग जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली शॉर्टिंग की होगी मार्केट को, वो भी इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक तरफ जो ये शॉर्ट सेलर्स हैं जिसमें हिंडनबर्ग हैं और प्रोबेबली उनके एसोसिएट्स हैं, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ जो है हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट को हर डिप पर खरीद रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्केट को सपोर्ट पहुंचा रहे हैं और मार्केट को बड़ी गिरावट से बचा रहे हैं। ऐसा हमने देखा है, क्योंकि पास्ट में भी एफआईज ने जब बड़ी सेलिंग की तो डीआईआईज ने उसे बचाया। क्या आप एक एचएनआई हैं और आप एडवांस स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज जिनकी मार्केट के डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी ना हो, यानी कि आपको ये प्रेडिक्ट ना करना पड़े कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्या आप ऑप्शंस की ऐसी स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं कि अगर आपकी पोजीशंस लॉस में आ गई तो आप उसमें एडजस्टमेंट करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें? अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं और इसी तरीके की एडवांस्ड एफएनओ स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे 2 दिन के बिग ट्रेडर्स समिट ज्वाइन करें, जो कि कोलकाता में होने वाला है 28 और 29 को होटल नोवोटेल में। और ये होटल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पर है। इस प्रोग्राम में न सिर्फ क्लासरूम की क्लासेस होंगी, इसके अलावा बहुत सी इनफॉर्मल फ्रेंडली डिस्कशंस भी होंगी, जहाँ पर आप बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स भी सीख पाएंगे और कंटिन्यूसली हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और एक बार ये इवेंट ख़त्म होने के बाद भी आपसे हमारा कनेक्शन बना रहेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसके बाद उसके थ्रू भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और साथ ही कम्युनिटी का भी सपोर्ट
होगा। तो आइए मैं क्विकली आपको दिखाता हूं कि किस लेवल की स्ट्रैटेजीज का वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूं और यहां पर आप देखिए, यहां पर स्ट्रैटेजी की पोजीशन बनती है और उसके बाद लॉस हमें यहां पे दिखता है और लॉस के बाद इसमें पोजीशंस में चेंज किया जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में बदलाव होता है और इसके बाद स्ट्रैटेजी धीरे 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 प्रॉफिट जोन में आ जाती है। तो अगर आप यहां पर इसका परफॉर्मेंस देखें तो किस तरीके से इसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लॉस से स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरीके कई सारी स्ट्रैटेजीज हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस और मैं आपसे मिलूंगा कोलकाता में। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अब रिटेल और डीआईआईज बहुत पावरफुल हो गए हैं, एफआईआई से ज़्यादा भी पावरफुल हो गए हैं, तो अगर आप पिछले अगस्त महीने का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर अगर एफआईआई करीब 13,431 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने लगभग उतनी ही बाइंग की है और साथ ही रिटेल और एचएनआईज ने भी करीब 10,500 करोड़ की बाइंग की है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड और रिटेल को मिला दें तो 24,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है और एफआईआईज ने 13,400 की करोड़ की जो सेलिंग की है। लेकिन आप देखिए, इतनी ज़्यादा बाइंग के बावजूद भी अगर आप पिछले 15 दिन का परफॉर्मेंस देखें मार्केट का अगस्त में, तो मार्केट इज नेट डाउन, यानी कि इतनी बाइंग के बावजूद भी मार्केट को रिटेल और एमएफ संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत कोई गारंटी नहीं है कि अगर रिटेल और म्यूचुअल फंड मार्केट में ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं तो वो मार्केट को चढ़ा के ऊपर ले जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो काफ़ी हद तक मार्केट को संभाल सके, बड़ी गिरावट से बचा सके। तो म्यूचुअल फंड्स मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि आगे भी सपोर्ट देंगे। तो अब देखिए, मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूं कि म्यूचुअल फंड्स के पास इस वक्त कितना कैश जमा करके रखा हुआ है। 80,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने कैश जमा करके रखा है, जो कि टोटल पोर्टफोलियो का 5.4% है। और ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉप की जो 26 जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हीं का डेटा बता रहा हूं। तो 80,000 करोड़ रुपए उन्होंने जमा करके रखे हैं। अगर हम पिछले महीने का डेटा देखें, जून का डेटा देखें, तो 67,000 करोड़ का कैश रिजर्व उन्होंने जमा करके रखा था। तो लगातार वो अपना कैश जमा कर रहे हैं और इस पैसे का इस्तेमाल मार्केट को सपोर्ट देने के लिए भी होगा और साथ ही जो ये बड़े बड़े आईपीओज आने वाले टाइम पे आने वाले हैं उन पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। अब देखिए आगे होने वाला क्या है। अगले 1-1.5 महीने में बड़े बड़े आईपीओज आएंगे। हुंडई का 25,000 करोड़ का आईपीओज आएगा, अदानी का क्यूआईपी आने वाला है और जो हिंडनबर्ग और जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो चाहेंगे कि मार्केट में गिरावट हो। मार्केट यानी कि अदानी के स्टॉक्स में मेजरली गिरावट हो और उनके स्टॉक्स में गिरावट होगी तो मार्केट भी इन जनरल गिरेगा। और वहीं म्यूचुअल फंड्स ने इतनी पूंजी जमा करके रखी है और मोस्ट प्रोबेबली उसका इस्तेमाल वो मार्केट को संभालने के लिए करेंगे, क्योंकि उनको ये बड़े बड़े जो आईपीओज हैं, इश्यूज हैं, इनको सक्सेसफुल बनाना है। तो अगले 1-1.5 महीने तक, मिड सितंबर तक मुझे लगता है कि मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव होंगे और मार्केट एक तरीके से प्रेशर में रहेगा। और अगर इस बीच कोई अगर उल्टी सीधी कोई खबर आ जाती है तो मार्केट में एक सडन उसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगले 1-1.5 महीने तक हमें, जब तक ये खेला चल रहा है, हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब आइए दोस्तों आईटी सेक्टर की बात करते हैं कि आईटी सेक्टर पिछले हफ्ते जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था और 3.5% से ज़्यादा का इसमें राइज देखने को मिला। लगभग सभी बड़े स्टॉक्स में हमें अच्छी राइज देखने को मिली। अगर हम इन जनरल स्टॉक्स की बात करें तो पिछले 15 दिन, 2 हफ्ते जो है मार्केट के लिए अच्छे नहीं रहे। और अगर हम इनके जो लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो उसमें करीब 180 में से 156 स्टॉक्स डाउन रहे और 180 में से सिर्फ 25 स्टॉक्स ही अप रहे। तो काफ़ी ज़्यादा जो एडवांस जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी कम रहे। तो क्लियरली मार्केट में तो हमें प्रेशर दिख रहा है। और अगर आप देखिए जो स्टॉक्स गिरे, किस तरीके से गिरे, तो करीब 156 में से 20 स्टॉक्स ऐसे थे
जिसमें 10 से 20% की गिरावट रही। इसमें आरती इंडस्ट्रीज, LIC, बाटा इंडिया और टाटा पावर जैसे रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स रहे। और वहीं अगर हम जो 15 दिनों में जो स्टॉक्स जिन्होंने गेन दिखाया, अगर उनका डेटा देखें तो उसमें सिर्फ ट्रेंड ही ऐसा स्टॉक था जिसने डबल डिजिट का गेन दिया। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मार्केट प्रेशर में है। काफ़ी रिटेल वाले ये कह रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी पिछले 1-2 हफ्ते में गिरावट देखने को मिली है उनके नेट वैल्यू में। और वहीं IT सेक्टर इस बीच देखिए तो करीब 3.3% का गेन दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों IT सेक्टर में इस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है? इसका कारण ये है कि दोस्तों अभी जो रीसेंट डेटा आया है, न्यूज़ आई है, उसमें ये कहा गया है कि BFSI सेक्टर यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर जो है, जिससे सबसे ज़्यादा बिजनेस बड़ी IT कंपनीज को आता है, उसमें कुछ रिवाइवल के साइंस दिख रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कुछ अभी इसमें रीड करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस ऐसे आए हैं, जैसे JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने बताया है कि वो अपने बजट, IT बजट को अगले साल बढ़ाने वाले हैं। तो JP मॉर्गन ने कहा है कि वो अपना बजट करीब 1.5 बिलियन बढ़ा देंगे, यानी कि 15.5 बिलियन से बढ़ा के 17 बिलियन बढ़ा देंगे। करीब 10% उन्होंने बजट बढ़ाया है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। और साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका ने भी थोड़ा बढ़ाया है। इसके अलावा किसी बड़ी बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी ने ऐसा नहीं कहा है कि हम बजट बढ़ा रहे हैं या डील्स IT सेक्टर के हम ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं, लेकिन ये एक अर्ली इंडिकेशन है। साथ ही जो मार्केट ये मान के बैठा है कि सितंबर में रेट कट होना है, और मुझे लगता है कि रेट कट इतनी जल्दी अभी नहीं होंगे, फिलहाल नवंबर तक। तो इन एंटिसिपेशन में IT सेक्टर के स्टॉक्स में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। लोग जो अपने दूसरे कंपनीज के शेयर बेचकर IT में पैसा लगा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो इस वक्त अगर आप मेरे से मेरा व्यू पूछेंगे तो IT सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी गिरावट हो चुकी है, थोड़े थोड़े रिवाइवल के साइंस दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हम पूरी तरीके से IT सेक्टर प्रॉब्लम से बाहर निकला है। हमें रेट कट्स का वेट करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि USA में इलेक्शंस में क्या रिजल्ट्स आते हैं, कौन बनता है, क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि हमारा IT सेक्टर का जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है, करीब 40 से 45% का बिजनेस, इसलिए वो मार्केट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ से वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।